देखिए, हीरे सिर्फ कुदरत का नायाब तोहफा ही नहीं होते, ये हीरे खूबसूरती की मिसाल भी होते हैं। और अगर किसी हीरे के साथ शानदार इतिहास जुड़ा हो तो वो इसे बेशकीमती बना देता है। लंच टाइम की शुरुआत आज ऐसे एक हीरे के साथ करते हैं। इस हीरे का कनेक्शन भारत से है। अब स्विट्जरलैंड में इसकी नीलामी भी होने जा रही है। पूजा, बिल्कुल, आपको हीरे पसंद है शगुफ्ता? मुझे बहुत। विमेन लव डायमंड्स। तो देखिए, हीरे की चमक तो हमेशा लोगों को आकर्षित करती है, जैसे शगुफ्ता ने बताया, उनको भी करती है। लेकिन इस हीरे का हल्का नीला रंग इसे और ज्यादा खास बना देता है। क्यों है ये हीरा नीले रंग का और क्या है इसकी खासियत जो इस पर पूरी दुनिया की नजर है, आप देखिए। शानदार चमक बिखेर रहा ये नीला हीरा किसी नाज़नीन की खूबसूरत अंगुली का नूर बनेगा, या फिर किसी के निजी कलेक्शन का हिस्सा बनेगा, या फिर किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगा। ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। 300 साल से ज्यादा पुराने इस अनोखे हीरे को अपनी मिल्कियत बनाने के लिए दुनिया भर के अमीर लोग अब बोलियां लगाने वाले हैं, क्योंकि अब इसकी नीलामी की तारीख सामने आ गई है। This is the most famous blue diamond that's coming up for sale for the first time ever in over 100 years at Christie's in Geneva on May 14th. खास बात यह है कि इस हीरे का कनेक्शन भारत से है। इसका नाम है गोलकोंडा ब्लू। 23.24 कैरेट का ये हीरा 300 साल पहले भारत के गोलकुंडा की खदान में पाया गया था। इसे अब पेरिस के नामी डिजाइनर JAR ने एक रिंग में जड़ा है। बताया जा रहा है कि बोरॉन के असर के कारण इसका रंग नीला है, जो इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहा है। Blue diamonds have boron in them. They are electroconductive diamonds. You can run electricity through a blue diamond, but it's the boron that turns it blue. And the more boron the stone has, the darker it gets. This is a vivid blue diamond, which is the classification that the Gem Institute of America gives to the darkest blue diamonds that are ever created in nature. अमेरिका के जेम इंस्टीट्यूट ने इस हीरे को विविड ब्लू डायमंड की श्रेणी में रखा है, जो दुर्लभ है। इसकी कीमत 3.5 करोड़ से 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक आंकी जा रही है। हालांकि इस अनमोल हीरे की कीमत असल में क्या लगेगी, इसका खुलासा तो 1 महीने बाद ही होगा, जब इसके लिए बोलियां लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं दुबई के शहर अबू धाबी, जहां पर बेशकीमती हीरो की प्रदर्शनी लगी हुई है। दरअसल करोड़ों रुपए की कीमत वाली इस प्रदर्शनी में नीला हीरा सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए डायमंड्स के संसार की झलक। बेशकीमती हीरो की चमक दमक से दुबई का अबू धाबी और भी निखर उठा। ये रौनक और चहल पहल का नजारा करीब 830 करोड़ रुपए की कीमत वाले हीरो की प्रदर्शनी का है। सोथबी की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के 8 दुर्लभ हीरे प्रदर्शित किए गए और इस प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा चर्चा ब्लू डायमंड की हुई, जिसे दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया है और इसका वजन 10 कैरेट यानी करीब 2 ग्राम है। इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरो में से एक माना जाता है और इस ब्लू डायमंड को करीब 166 करोड़ रुपए में नीलाम किए जाने की उम्मीद है। जाहिर है, खाड़ी देशों में हीरो को लेकर लोगों में खासा दिलचस्पी भी रहती है। ऐसे में चमक दमक वाली इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया और चमचमाते बेशकीमती डायमंड्स की तस्वीर फोन में लेने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि हीरे केवल कीमती ही नहीं होते बल्कि इतिहास और कला के भी प्रतीक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये तो आपने सुना है कि हीरा एक अनमोल रत्न है। ज्योतिष में भी हीरे का काफी महत्व बताया गया है। जिन लोगों के लिए फायदेमंद होता है हीरा, इसे धारण करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बता रहे हैं ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। देखिए, ज्योतिष में हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं और हर ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए, ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए उससे संबंधित रत्न धारण किए जाते हैं।
हीरा मुख्यतः शुक्र का रत्न है और शुक्र से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए हीरा धारण करना चाहिए ज्योतिष के अनुसार। वैसे तो लोग शौक में, फैशन में भी हीरा पहनते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आपकी कुंडली में शुक्र पर प्रभाव डालना है, शुक्र को बैलेंस करना है, तब आपके लिए हीरा पहनना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप सलाह लेकर सही तरीके से हीरा पहनते हैं तो हीरा धारण करने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके चेहरे पर चमक आ जाती है, आपके अंदर आकर्षण क्षमता पैदा होती है, जीवन में सुख आता है और अगर हीरा लाभ पहुंचा रहा है तो आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाता है। चूंकि ये शुक्र का रत्न है, इसीलिए जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव आपको प्रदान कर देता है। और अब बात कर लेते हैं हिंद के शौर्य की। दरअसल पुणे के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आज से डस्टक्लिक युद्धाभ्यास की शुरुआत हो रही है। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना के जवान उज्बेकिस्तान की सेना के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हर चुनौती से निपटने का हुनर, हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने का दम। पुणे में हिंद के जवानों का शौर्य और पराक्रम। पुणे का फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन दिनों भारतीय सेना के अद्भुत युद्ध कौशल की गवाही दे रहा है। उज्बेकिस्तान के जवानों के साथ भारतीय सेना के योद्धा यहां अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से शुरू डस्टक्लिक युद्धाभ्यास में दोनों मुल्कों की सेनाएं दुश्मनों से निपटने की अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही हैं। उज्बेक भाषा में डस्टक्लिक का मतलब होता है दोस्ती। पुणे में चल रहा ये डस्टक्लिक युद्धाभ्यास का छठा संस्करण है। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के जवान आतंक से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मन अगर खुले मैदान में चुनौती दे तो ये जवान उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आतंकी किसी शहरी इलाके में साजिश रचते हैं तो ये जवान ऐसी चुनौतियों से निपटने का हुनर भी सीख चुके हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से ये जवान चंद मिनटों में ही ऑपरेशन वाली जगह पहुंच सकते हैं। टारगेट के करीब पहुंचते ही ये मोर्चा संभाल लेते हैं और फिर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों सेनाएं एक ज्वाइंट कमांड पोस्ट और इंटेलिजेंस सर्विलांस सेंटर बनाने का अभ्यास करती हैं। साथ ही लैंड साइड की सुरक्षा और हेलीबॉर्न ऑपरेशन को भी इसमें शामिल किया जाता है। इस एक्सरसाइज का मकसद ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान आधुनिक उपकरणों और हथियारों के इस्तेमाल पर जोर देना भी है। उज्बेकिस्तान के साथ बेहतर सैन्य तालमेल के लिए डस्टक्लिक युद्धाभ्यास की शुरुआत 2019 में हुई थी। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना हर साल मिलकर इस युद्धाभ्यास को अंजाम देती है। दोनों देश बारी बारी से इस अभ्यास की मेजबानी करते हैं। पिछले साल ये युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के तरमेज में हुआ था। इस बार पुणे में 28 अप्रैल तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिल रहा है। यह युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को नई ऊंचाइयां देने के साथ साथ दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते मजबूत करने में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो ऐसे युद्धाभ्यास की बदौलत दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
और चलिए बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाते हुए नजर आए। इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर बीआरओ ने भी कमर कस ली है। अमरनाथ ट्रैक को तीर्थयात्रियों के लिए सुगम बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। आधुनिक मशीनों की सहायता से रास्ते से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। फिर सजेगा बाबा बर्फानी का दरबार। शक्ति और भक्ति की पावन धरा पर लगेगा आस्था और अध्यात्म का मेला। हिंदुओं की आस्था का प्रमुख धार्मिक स्थल अमरनाथ गुफा की यात्रा की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, शिव भक्तों के हृदय में उत्साह और उमंग का संचार तेज होता जा रहा है। एक दिन पहले 14 अप्रैल को अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कोई हर साल की तरह इस बार भी बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना लिए लाइन में खड़ा नजर आया, तो कोई पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन के इरादे से रजिस्ट्रेशन कराने आया। लेकिन जोश और उत्साह सब में एक समान नजर आया। जब लास्ट टाइम 2024 में यात्रा पे गए थे, बस जब हम भोलेनाथ जी के दर्शन करके आए थे, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। बस उसके बाद मेरा ये दिल करता था कब ये 2025 में यात्रा शुरू हो और मैं फिर से जाऊँ। और मैं इतने दिनों से था कि कब मेडिकल शुरू हो और कब स्टार्ट हो और हम बैंक में जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, बाकी दर्शन करने हैं। सुबह से इधर मैं 8:30 बजे पहुँच गया था, तो इसके लिए एक्साइटेड था। मैं बड़ी बार सोचा पहले भी, इस बार भोले बाबा ने बुलाया तो बहुत मन में बहुत खुशी है। मेरा सेकंड टाइम है, पर मैं यही कोशिश करूँगी हर टाइम जाऊँ। इतना बल्कि स्वर्ग है, इससे ऊपर क्या हो। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वेट करते हैं हम पूरा साल की, वापस कब हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो, हम रजिस्ट्रेशन करवाएं और यात्रा करें। बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है, बस जो आई यही पे यही दुनिया का स्वर्ग है। हर दिन केवल 15,000 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाती है, इसलिए समय पर पंजीकरण बेहद जरूरी है। देरी करने पर स्लॉट फुल हो सकता है। इसके साथ ही सभी यात्रियों को निर्धारित स्वास्थ्य और आयु मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है। अमरनाथ में बाबा भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में मौजूद होते हैं। यहाँ विशेष रूप से स्वयंभू हिम शिवलिंग की पूजा होती है। ये शिवलिंग गुफा में बर्फ के पानी की बूंदों से बनता है और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ इसका आकार भी बदलता है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को होगा। करीब 36 दिनों तक होने वाली इस अमरनाथ यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियां की जा रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। अमरनाथ ट्रैक पर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट संजय 2025 के तहत बीआरओ ने बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। जेसीबी की सहायता से सड़क पर पड़े मलबे को हटाया जा रहा है। स्नो क्लियरिंग मशीन की मदद से बर्फ की मोटी मोटी चादरों को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। हम यहाँ पर सर काम कर रहे हैं अमरनाथ ट्रैक पे। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि इस बार ट्रैक हमारा स्मूथ हो, बढ़िया हो, ताकि ट्रैवलर्स को कोई सख्ती ना आए। 2025 की यात्रा बिल्कुल हम सफल बनाना चाहते हैं सर। हम यहाँ पे सर सवेरे 7 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचते हैं। स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं सर। हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स शाना बशाना रहते हैं सर। और खुशी मिलती है हमें ये काम करके, क्योंकि जब पहले यहाँ पे यात्रा आती थी तो उस टाइम ऐसा रास्ता देखने को नहीं मिलता था, एक आदमी जा पाता था सिंगल। और अब हमें खुशी मिलती है कि हम यात्रा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। हम सुबह 7 बजे काम पे निकलते हैं और हमारे ऑफिसर साहब जो है हमारे साथ रहते हैं और गाड़ियों की फैसिलिटी दे रखी है हमें। और उसके बावजूद भी आपने देखा होगा पहले ये रास्ता इतना अच्छा नहीं था। पिछले साल भी हमने इसका काम किया था, लेकिन उतना अपनी तरफ से किया था, लेकिन उतना हो नहीं सका था। लेकिन इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि यात्रा से पहले पूरा ट्रैक आपको अलग देखने को मिलेगा, इतनी हमारी कोशिश है। उनका हम वेलकम करते हैं और उनको यही पैगाम है हमारा कि इस बार जब इधर आपको आएंगे
वो जब इधर आएंगे तो उनको ये अलग ही ट्रैक देखने को मिलेगा सर। तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए रास्ता बनाने का काम लगातार जारी है। विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद बीआरओ के कर्मचारी ट्रैक साफ करने में मुस्तैदी से डटे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ट्रैक को तैयार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। मसलन इस यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। इसके लिए आपको SBI बैंक और PNB बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या फिर एस बैंक से यात्रा का फॉर्म लेना है। आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना है और फॉर्म को भरकर जमा कर देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको SASB की वेबसाइट पर अधिकृत डॉक्टर्स और अस्पतालों की लिस्ट मिल जाएगी। फिर आपको यात्रा का परमिट मिल जाएगा। और याद रखें कि प्राइवेट डॉक्टर्स का बनाया गया सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है और आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। सबसे पहले jksasb.nic.in की वेबसाइट पर आप जाएं, रजिस्ट्रर की लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के दौरान आपको पासपोर्ट साइज फोटो, ID प्रूफ और दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यात्रा के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे श्राइन बोर्ड से अनुमोदित डॉक्टर में से बनवाया होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको SASB की वेबसाइट पर अधिकृत डॉक्टर्स और अस्पतालों की लिस्ट भी मिल जाएगी। प्राइवेट डॉक्टर द्वारा जो बनाया गया सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान आपको करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको यात्रा परमिट की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी करवा लें। तो इस तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं। देखिए, पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट 21 मई और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। बैसाखी के पर्व पर दोनों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों में पंचांग गणना के अनुसार कपाट खुलने का दिन तय किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त और हकुकधारी भी मौजूद रहे। 18 मई को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव मूर्तियां शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से सभा मंडप से विराजमान होंगी और 19 मई को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना होगी। विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 21 मई को डोली मद्महेश्वर धाम पहुंचेगी। चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर मद्महेश्वर धाम के कपाट वेद मृगजाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली 30 अप्रैल को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से धाम के लिए रवाना होगी और 2 मई को प्रातः डोली के धाम पहुंचने पर करीब 10 बजे तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के 6 महीने के लिए आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। ओम विष्णु रकाटमसि विष्णु सनपतरेषु विष्णु। और चलिए अब आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर विधि विधान के साथ कलश स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही अब शिखर के निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया, जबकि मंदिर निर्माण का कार्य अब भी अपने अंतिम चरण में है। 30 अप्रैल तक राम मंदिर में सभी मूर्तियों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये महज एक कलश नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ सोमवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्थापित किया गया। इस दौरान भक्तों के जय श्री राम के उद्घोष से पूरा परिसर राममय हो गया। कलश स्थापना के साथ ही मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो गया है और जन्मभूमि मंदिर का शिखर पूरी तरह अपने भव्य स्वरूप में नजर आ रहा है। मंदिर के गर्भगृह का शिखर
ये लगभग पूर्ण हो चुका है। शिखर के ऊपर आज प्रातःकाल पूरे विधि विधान पूजन के साथ कलश स्थापन का कार्य प्रारंभ किया गया। मंदिर के शिखर का कार्य पूरा होने के बाद अब प्रथम तल पर परकोटा के 6 मंदिरों में कलश स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिरों में ध्वज दंड की स्थापना की जाएगी। सप्त ऋषियों की मूर्तियां भी मंदिर में पहुंच चुकी हैं। मंदिर में लगने वाली सभी मूर्तियों की स्थापना 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी और इसी साल शेषावतार मंदिर की स्थापना भी होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंदिर में पत्थर लगाने का काम पूरा हो चुका है और अब मंदिर परिसर से टावर क्रेन को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पूरे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पत्थरों का काम आज पूरा हो गया। अब उस पर ध्वज दंड की स्थापना होनी है। आगे आने वाले कुछ दिनों में ध्वज दंड भी स्थापित हो जाएगा। तो मंदिर में पत्थरों का काम आज पूर्ण हुआ। कलश शिखर पर स्थापित हो चुका है। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार जहां स्थापित होना है उस मंदिर के उसका निरीक्षण किया। लगभग काम पूरा है। दरवाजे आदि लगने के काम चल रहे हैं। वो भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। राम मंदिर अब अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में नजर आने लगा है। श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन के लिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए अब हिसार से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट की सेवा भी शुरू हो गई है। आज हम अपनी जन्मभूमि से राम जन्मभूमि पर जा रहे हैं, वो भी हिसार से उड़ने वाली पहली फ्लाइट से। तो हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा पल है। मैं पहली बारी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ और वो भी अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा की पहली फ्लाइट से ट्रैवल करने का मौका मिला। खुशी इस फ्लाइट में चढ़ के है। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट पे पहला यात्री बन के जो खुशी मिल रही है वो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। कुल मिलाकर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है और अगले कुछ महीनों में मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ ही राम भक्तों का वर्षों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वारकरी संप्रदाय के आराध्य श्री विठोबा के लिए देश भर से पालकियां उनकी पादुकाओं के साथ पंढरपुर पहुंचती हैं, लेकिन पहली बार पंढरपुर से लंदन तक अनोखी दिंडी शुरू हुई है। इस यात्रा के तहत 18,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 22 देशों से होते हुए 70 दिनों में ये सफर तय किया जाएगा। 14 अप्रैल को पंढरपुर में विट्ठल दर्शन के बाद मंदिर समिति की पादुकाओं को सौंपा जाएगा और दरअसल लंदन के मराठी भक्तों ने भगवान विट्ठल का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। इसके पंढरपुर से विट्ठल की पादुकाएं सड़क मार्ग से 22 देशों और 2 महाद्वीपों को पार करेंगी। ये यात्रा 21 जून को लंदन पहुंचेगी। लंदन में बन रहे विट्ठल मंदिर में पंढरपुर की तरह ही वालुकाश्रम पत्थर से हूबहू मूर्ति बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों से संपर्क किया गया। 6 जुलाई को लंदन में वारकरी संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। पंढरपुर से लेके लंदन तक का जो प्रवास है वो हमारा रहेगा 70 दिन का और इसका जो आप किलोमीटर्स में पूछोगे तो ये 18,000 किलोमीटर का प्रवास है। और लंदन में इतना बड़ा भव्य मंदिर ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि भारत के बाहर अभी तक विठू मावली का एक भी मंदिर नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मंदिर लंदन में पहला प्रस्तावित हो रहा है। मूर्ति जो है जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के संकल्पना से ये रामलला की मूर्ति जो बनी थी विठू मावली की और रुक्मिणी की मूर्ति उन्हीं के हाथ से बनाई जाएगी। लेकिन अभी हर देश से, हर जगह से लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और हमने बोलने से पहले वहाँ के लोग, वहाँ हमारा पहराव, हमारा भक्ति, हमारे कीर्तन, भजन, ये सब सुनने के लिए बड़े उत्सुक है। बागेश्वर बालाजी के दर्शन अब महाराष्ट्र में भी होंगे। मुंबई के नजदीक भी सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, क्योंकि ठाणे के पास भिवंडी में अब नया बागेश्वर धाम बनाया गया है, जिसका लोकार्पण कल किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। राम नाम जय श्री राम,
हनुमंत लाल की जय जयकार और बाबा बागेश्वर की जय जयकार कर रहा श्रद्धा और आस्था का ये समंदर महाराष्ट्र में मुंबई के पास भिवंडी में उमड़ा है। भिवंडी में अब देश के दूसरे और महाराष्ट्र के पहले श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ का लोकार्पण धूमधाम से किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में विधि विधान से इस मठ का लोकार्पण किया गया। इस पावन अवसर पर चित्रकूट के जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज सहित देश के कई जाने माने संत महंत और सांसद मनोज तिवारी, एक्टर सिंगर पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटीज भी मौजूद रहे। बहुत प्रसन्नता इससे, और इससे सनातन धर्म को बहुत बड़ा बल मिलेगा, यही मेरी शुभकामना है। संपूर्ण भारत राष्ट्र राममय होगा। इसका मूल नाम है सनातन धर्म मंदिर। बहुत बड़ा आनंद आएगा। भारत के हिंदुत्व की शताब्दी का उत्कर्ष होगा, यही मेरी शुभकामना। 4.5 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में पहली मंजिल पर श्री बागेश्वर बालाजी की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बालाजी की दाईं ओर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो बाईं ओर सफेद स्फटिक का शिवलिंग है। बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने ऊपरी हिस्से में प्रभु श्री रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है। मंदिर के पीछे के हिस्से में यज्ञ कुंड है, जहां पर मंदिर के लोकार्पण के लिए हवन पूजन की वैदिक प्रक्रिया पूरी की गई। अब महाराष्ट्र के लोगों को, रेहड़ी लगाने वालों को बहुत नजदीक में बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। यह शीघ्र ही व्यापक रूप से आस्था का केंद्र होगा, सनातन संस्कृति का केंद्र होगा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प भिवंडी के इसी बागेश्वर सनातन मठ से पूर्ण होगा। हमें ऐसी बालाजी के चरणों पर निष्ठा है, ऐसा भरोसा है। मंदिर के भूतल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बैठक कक्ष और दिव्य दरबार सभागार का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों के चित्रों द्वारा रामायण की महिमा को भी दर्शाया गया है। भिवंडी से विक्रांत चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम में हम आपको प्रेरित करने वाले विचार दिखाते आए हैं। आइए अब देख लेते हैं आज का विचार। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो ये था आज का विचार। इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।